नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट 5 को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की 5वीं यूनिट को हम लोग अपने वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड द स्कैम इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भारत की अगर आप लोग बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो अपने हिंदुस्तान के अंदर भी काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हैं, काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैम हुए हैं, जिनको बेसिकली हमें आज के वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करना है। जैसे अगर आप लोग काफी पॉपुलर कॉर्पोरेट फेलियर्स की बात करते हैं, तो सत्यम स्कैम का नाम आप सभी ने सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइन विजय माल्या वाला केस आप सभी ने सुना होगा। इसके अलावा आपका एक पीएनबी के अंदर हिस्ट करके आपका स्कैम हुआ था। इसके अलावा आपका आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी एक काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था। कुल मिलाकर के आपके 5 से लेकर के 6 ऐसे स्कैंडल हैं या कॉर्पोरेट फेलियर है जो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं, और जिनसे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपके टोटल पेपर का जो वेटेज है उसका 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको आज के वीडियो लेक्चर से यूनिट 5 से माय डियर फ्रेंड्स 18 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के दरमियान अंत तक बने रहे, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, जो भी क्वेश्चन मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, जो भी टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ना, उनको एक बार गो थ्रू करने के बाद आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा यूनिट 5 से जिसको आप लोग टैकल न कर पाए। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सत्यम स्कैम से। देखिए, सत्यम स्कैम अपने आप में एक काफी बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर था हिंदुस्तान की आईटी कंपनी के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सभी ने यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आपका एनरॉन स्कैंडल पड़ा था ना, जो आपके आप लोग कह सकते हैं परहैप्स द ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था या सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर था। उसी तरीके से इंडिया के एनरॉन किसे बोला जाता है सर? इस सत्यम स्कैम को बोला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यम स्कैम के अंदर करीब करीब मान के चले आपका 7,000 करोड़ का फ्रॉड किया गया था। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझते हैं। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज करके आपका एक कंपनी था जो बेसिकली आईटी सेक्टर से ताल्लुकात रखता था। और जब जब आप लोग इंडिया के सबसे बड़े स्कैंडल की बात करते हैं, तो वहां पर आपको सत्यम जो आपकी कंपनी है या सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी है, उसका नाम देखने को मिलता है। और ये जो पब्लिक डोमेन के अंदर ये स्कैम आया, जब सबसे पहले कंपनी के फाउंडर थे आर रामालिंगा राजू, उन्होंने जनवरी 2009 के अंदर ये कन्फेस किया, उन्होंने एडमिट किया, वो और उनकी कंपनी मिलकर के ईयर टू ईयर यानी कि सालों साल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो आपके फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो प्रेजेंट करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको मैनिपुलेट करते हैं। अब वो मैनिपुलेट करके किन किन लोगों को पागल बना रहे हैं सर? इन्वेस्टर को पागल बना रहे हैं, इंप्लॉयज को पागल बना रहे हैं, पब्लिक को फद्दू काट रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, सबका एक इंटरेस्ट गेन करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया भाई साहब, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने क्या किया बेसिकली आपके फॉल्स जो आपके, या मैं कहूंगा अनएथिकल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनको डन किया, और काफी लंबे समय तक एक काफी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड को अंजाम दिया। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट जिनको आपको पढ़ना है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और ध्यान दीजिएगा, इस स्कैम ने, इस स्कैंडल ने सबसे पहले एक्सपोज किया कि यहाँ पे देयर इज ए मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स। किसका मैनिपुलेशन था सर? अकाउंट्स का मैनिपुलेशन था। यहाँ पे फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा था, यहाँ पे वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिला, और यहाँ पर देयर इज ए फेलियर ऑफ द ऑडिटर्स एज वेल एज बोर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर। माने यहाँ पर आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का भी काफी बड़ा फेलियर सामने आया और ऑडिटर्स का भी काफी बड़ा फेलियर सामने आया। अगर आप लोग यहाँ पे कहते हैं इंडियाज एनरोल को, तो क्या होता है सर? वो आपका सत्यम स्कैम होता है। ये इतने बड़े लेवल का स्कैम था, और जैसा कि मैंने आपको बताया करीब करीब यहाँ पर आपके 7,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फ्रॉड शामिल था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं सत्यम कंप्यूटर्स की, तो 1987 के अंदर फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर था। इस कंपनी का ताल्लुकात आईटी सेक्टर
से था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से था, और इसका जो फाउंडर था या चेयरमैन था दैट इज द आर रामालिंगा राजू था, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूं, इस स्कैम के रिवील होने से पहले ये जो कंपनी है, ये इंडिया के अंदर सबसे जो रेपुटेटेड अगर आप लोग कहेंगे आईटी कंपनीज है उनके अंदर इसका नाम शामिल था। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लीडिंग आईटी कंपनी के अंदर इस कंपनी का नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जनवरी 2009 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फाउंडर है उसने कन्फेस किया कि हम लोग काफी लंबे समय तक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो कंपनी है, ये जो आपका कॉर्पोरेशन है, ये कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फाइनेंशियल मैनिपुलेशन क्या क्या किया गया था आप लोगों को याद रखना है। सर यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिखाया गया था, यानी कि आपका इन्फ्लेटेड प्रॉफिट था। इसके अलावा फेक कैश एंड द बैंक बैलेंस दिखाए गए। इसके अलावा आपका ओवर स्टेटेड रेवेन्यू एंड अंडर स्टेटेड लायबिलिटी दिखाया गया, माने रेवेन्यू बढ़ा करके दिखाया गया, लायबिलिटी घटा करके दिखाया गया। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे इनवॉइसेस और एम्प्लॉयज के नाम भी फेक निकले, ताकि कंपनी को एक प्रॉपर तरीके से सही सेप दिया जा सके। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेट ये कितने करोड़ का स्कैम था, सर 7,000 करोड़ का स्कैम था। डेट्स व्हाई हम लोग इसको इंडिया का एनरोन स्कैंडल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड के दरमियान आप सभी के साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कन्फेशन बाय द रामालिंगा राजू की अगर आप लोग बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें निकल के आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन करते थे। यहाँ पे काफी वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिला। यहाँ पर फेलियर ऑफ ऑडिटर एज वेल एज फेलियर ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर देखने को मिला। देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो उसके कन्फेशन के बाद क्लियर हो गई थी कि ये बुनियादी तौर पे ये कारण है जिनकी वजह से ये इतना बड़ा स्कैंडल, एक तरीके से इस स्कैंडल को अंजाम दिया जा सका, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी 2009 के अंदर बी रामालिंगा राजू था, उसने एडमिट किया कि वो ईयर दर ईयर यानी कि साल दर साल अपनी कंपनी के अंदर एक लंबे समय से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो उसका फंड, जो पैसा है, उसको अनएथिकल तरीके से, इलीगल तरीके से यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इस पर्टिकुलर स्कैम के दरमियान पढ़ने हैं। अगर आप लोग इंपैक्ट की बात करते हैं तो इंपैक्ट क्या रहा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी इन्वेस्टर थे उनका पैसा डूब गया। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो आपकी इंडियाज की कॉर्पोरेट इमेज थी ना, वो यहाँ पे धूमिल हो गई, डैमेज हो गई, ठीक है ना। जो आपके एम्प्लॉयज थे वहां पर अनसर्टेनिटी देखने को मिली। देयर इज ए लॉस ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक कॉन्फिडेंस के जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था इंडियाज कंपनीज को लेकर के या आईटी सेक्टर को लेकर के, उस कॉन्फिडेंस के अंदर वो आपका जो ट्रस्ट है, वो जो भरोसा है, वो डेफिनेटली टूट गया। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं सर, इसके बाद अगर आप लोग गवर्नमेंट एक्शन की बात करते हैं कि सरकार ने एग्जैक्टली कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की, ठीक है। तो यानी कि एक्शंस कौन कौन से लिए, तो सबसे पहले जो आपका ओल्ड बोर्ड था उसको क्या किया गया सर, डिसोल्व किया गया और एक नए बोर्ड को अपॉइंट किया गया, ठीक है। बाद में जाकर के जो टेक महिंद्रा है उसने आपके सत्यम कंप्यूटर्स को एक एक्वायर कर लिया और बाद में जाके इसका नाम रखा गया महिंद्रा सत्यम, और बाद में जाके इसको एक तरीके से टेक महिंद्रा के साथ मर्ज कर दिया गया था। ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा ले रही है। तो दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग एक बार पढ़ करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सत्यम स्कैम के बाद काफी सारे रिफॉर्म सामने आए, जैसे आप लोग कह सकते हैं दिस स्कैंडल या द स्कैंडल लीड्स टू द मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंडिया। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, जो आपके कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर काफी सारे रिफॉर्म आए और उसको स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल को स्पेसिफाई किया गया और उसको क्रिएट किया गया, और यहाँ पे इंप्रूव किया गया ऑडिटर्स की अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे एक आपके ऑडिटर्स का भी एक बड़ा फेलियर था। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैंडेटरी किया गया इस स्कैंडल के बाद, और बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी आपके डिस्क्लोजर डिटेल, जो भी डिटेल्स है उनको डिस्क्लोज करने का प्रावधान बनाया गया, और यहाँ पे आपके जितने भी सीबी रेगुलेशन थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको अगर एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आता है तो उसके अंदर आपको लिखने हैं, ताकि आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक एक जो आपका नंबर सिक्योर किया जाता है ना स्टेप वाइज, आप उसको बेसिकली सेफ रह सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो स्कैम के अंदर शामिल है, जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है, ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से लिख सके। अब अगला जो स्कैम रहेगा ना, सेकंड रहेगा, दैट इज द किंगफिशर एयरलाइन। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे कहेंगे कि सर देखिए डिटेल सेशन नहीं है, एंड मोमेंट पे है, हम लोगों को केवल पढ़ना है और एग्जाम लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि हमें काफी डिटेल में, काफी गहराई
गहराई में जाकर के अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग अगले स्कैंडल को, अगले कॉर्पोरेट फेलियर को पढ़ेंगे, दैट इज द किंगफिशर एयरलाइन। आप सभी ने पढ़ा होगा, जो विजय माल्या वाला केस था ना, वो सेम यहाँ पे रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग किंगफिशर एयरलाइन स्कैम की बात करते हैं तो किंगफिशर एयरलाइन केस इज कंसीडर as the one of the major example of the corporate governance and financial mismanagement failure in the India। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी एयरलाइन है ये आपकी प्रमोटेड बाय द विजय माल्या थी, जिसका कोलैप्स हुआ ड्यू टू द ह्यूज डेब्ट। ध्यान रखिएगा, ज्यादा कर्ज की वजह से, और इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, और लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कहेंगे, पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लोन डिफॉल्ट हो गया, जिसके चलते जो आपका किंगफिशर एयरलाइन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप लोग किंगफिशर एयरलाइन की बात करते हैं तो किंगफिशर केस रेफर करता है फिनेंशियल कोलैप्स को ऑफ द एयरलाइन। ये जो आपकी एयरलाइन है किसकी वजह से सर, ह्यूज अनपेयर्ड बैंक लोन थे इनके पास, इसके अलावा फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर रहा, और लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कह सकते हैं, देयर इज अ डाइवर्जन एंड द मिसयूज ऑफ द फंड। ठीक है, कुल मिलाकर के ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये आपका जो बेसिकली किंगफिशर केस है या किंगफिशर एयरलाइन कोलैप्स या स्कैम या स्कैंडल या कॉर्पोरेट फेलियर सामने आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 9,000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम था या स्कैंडल था, या आप लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट फेलियर था। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंचुअली जो आपका किंगफिशर एयरलाइन है उसको 2012 के अंदर स्टॉप कर दिया गया था। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आपको पढ़ना। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो किंगफिशर एयरलाइन को 2005 के अंदर फाउंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर, और ये आपका एविएशन से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, और चेयरमैन कौन था सर, विजय माल्या, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था। अब सबसे जरूरी बात क्या है, किंगफिशर एयरलाइन वाज लॉन्च्ड एज ए लग्जरी एयरलाइन। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में इसको लॉन्च किया गया था एज ए लग्जरी एयरलाइन, एंड इसी इनिशियली बिकम द पॉपुलर, और इनिशियली ये पॉपुलर भी हो गया था क्योंकि ये अपना प्रीमियम सर्विस की वजह से, ब्रांड इमेज की वजह से, और इन्होंने जो एग्रेसिवली एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यूज किया ना, उसकी वजह से इनिशियल लेवल पे जो आपका किंगफिशर एयरलाइन है वो काफी पॉपुलर हुआ, काफी कस्टमर्स का अटेंशन खींचा, और यहाँ पर इसने काफी लंबे टाइम तक तो नहीं कहूंगा, एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन, एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर ली थी। वो क्यों बिल्ड की, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड किया, इनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू हो गई थी, और इनकी जो एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से। हाउएवर द कंपनी लेटर फेस ए सर्वल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हालांकि जो कंपनी थी उसने बाद में उसको काफी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने पड़े। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो किंगफिशर एयरलाइन का स्कैम है आप सभी ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, बस ध्यान आपको क्या रखना सर, ध्यान ये रखना है कि इसके मेजर मेजर आपके कॉजेज क्या थे और इंपैक्ट क्या था। जैसा कि हमने पढ़ा, इन्होंने बहुत ज्यादा उधार ले लिया था, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिला था, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, एंड मिसयूज एंड डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ, इसके अलावा फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हुआ, और आप लोग क्या कह सकते हैं, बैंक एंड रेगुलेटरी फेलियर्स भी यहाँ पे देखने को मिला था, जिसकी वजह से आपके बैंक्स का काफी पैसा डूब गया, इंप्लॉइज प्रॉब्लम में आ गए, देयर इज ए लॉस ऑफ द इन्वेस्टर एंड डैमेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, एंड लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कहेंगे, इंपैक्ट ऑन एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है ना, इसका इंपैक्ट किसके ऊपर देखने को मिला सर, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये 5-7 पॉइंट अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। अब अगर आप लोग गवर्नमेंट के एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन क्या क्या लिया गया सर, रिकवरी प्रोसीडिंग बाय द बैंक, यानी कि जो आपके बैंक ने रिकवरी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन की गई सीबीआई द्वारा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो आपका ईडी होता है, ईडी का मतलब क्या होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पूरे मामले को किसको सौंप दिया सर, सीबीआई को और ईडी को सौंप दिया, एंड विजय माल्या वाज एक्यूज्ड ऑफ द लोन डिफॉल्ट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड द मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया, तो विजय माल्या के ऊपर जो भी एलिगेशन थे या विजय माल्या के किन केसेस में एक्यूज्ड था, तो लोन डिफॉल्ट के केस में, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के केस में, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में विजय माल्या आपका क्या पाया क्या था, एक्यूज था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, किंगफिशर एयरलाइन के बाद काफी सारे रिफॉर्म भी हिंदुस्तान के अंदर आए, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ
यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट डेब्ट मॉनिटरिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो आपका एनपीए मैनेजमेंट देखने को मिला, बैंकिंग रिफॉर्म्स भी काफी सारे आए और यहाँ पे आपका एक इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कंपनीज एक्ट 2013 को, सीबी के रेगुलेशन को और स्ट्रिक्ट किया गया। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है, देयर इज ए इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक करप्सी कोड, दैट इज आईबीसी 2016, इसका भी एक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसके बाद बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक रिफॉर्म जो आपके कॉर्पोरेट फेलियर दैट इज द किंगफिशर एयरलाइन के बाद हुआ था। ठीक है, तो मोटा मोटा करके यही रहेगा अगर एग्जाम के अंदर आता है तो। क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट के ऊपर है तो हम बहुत गहराई में जाकर के क्यों कैसे कब हुआ उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए लास्ट मोमेंट के ऊपर तो हम उसको टैकल कर सके, हमें पता हो कि मोटा मोटा क्या क्या चीजें हमें अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आनी है। आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो रहेगा पीएनबी फ्रॉड के नाम से है या पीएनबी हिस्ट के नाम से भी इस बेसिकली स्कैंडल को जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम इन इंडिया। देखिए इसका जो ताल्लुकात है वो बैंकिंग स्कैम से रहा है हिंदुस्तान के अंदर, एंड द फ्रॉम केम इनटू द पब्लिक नोटिस इन 2018। अच्छा, इससे आगे जितने भी आप लोग यहाँ पे स्कैम पढ़ेंगे ना, कॉर्पोरेट फेलियर पढ़ेंगे, उनका ताल्लुकात करीब करीब 2018 से ही है। ठीक है, तो ये जो आपका नोटिस में कब आया सर, 2018 में आया, और यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट था फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन का करीब करीब आप लोग मान करके चले 13,000 करोड़। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो पीएनबी का फ्रॉड था उसके अंदर 13,000 करोड़ का पूरा मामला सामने देखने को मिला। ठीक है, और इस बेसिकली स्कैम के अंदर क्या क्या बुनियादी बातें थी, तो देखिए एक आपका होता है एलओयू। एलओयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग माने आप लोग गारंटी वारंटी समझ सकते हैं, जिसके बिहा पे आपका जो लोन प्रोवाइडर है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपके जो फ्रॉड तरीके से आपके एलओयू है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, उनको इशू किया गया था। यहाँ पे वीक इंटरनल कंट्रोल देखने को मिला, यहाँ पे जो आपका बैंकिंग सुपरविजन का फेलियर देखने को मिला, एंड मिसयूज ऑफ द स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम देखने को मिला। क्लियर है, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मेनली इस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व थी, जिनकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन एक्यूज थे सर, आपका एक नीरव मोदी करके पर्सन था और एक आपका मेहुल चौकसी था। इन दोनों की कंपनी से ताल्लुकात था। ठीक है, इस फ्रॉड का, यानी कि जो पैसा है ना कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था, आपका नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे जो आपका फेक एलओयू यानी कि लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग बना करके। ठीक है, तो ये बुनियादी बात है जिसको आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं तो पीएनबी फ्रॉड रेफर करता है अनऑथोराइज्ड एंड द फ्रॉडलेंट इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय ए सर्टेन एम्प्लॉयज ऑफ ए पंजाब नेशनल बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएनबी के मैनेजमेंट का हाथ था इसके अंदर। कुछ ऐसे इंटरनल लोग थे जिन्होंने क्या किया, फेक एलओयूज इशू किए टू कंपनीज लिंक्ड विद द नीरव मोदी एंड द मेहुल चौकसी। मैंने बताया ना, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की कंपनी के अंदर ये पैसा क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था विदाउट द प्रॉपर अप्रूवल और ए एंट्री इन द बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना, जो आपका सीबीएस होता है, यानी कि आपका सीबीएस किसका होता है, सीबीएस का मतलब क्या होता है, आपका कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर बिना किसी एंट्री के, बिना किसी प्रॉपर अप्रूवल के ये जो पैसा है आपके नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनीज के अंदर ट्रांसफर किया गया था। और इसके अंदर पीएनबी के कुछ इंटरनल लोग शामिल थे जिन्होंने आपके फेक एलओयूज बनाए थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, जिसका रिजल्ट क्या रहा, ओवरसीज बैंक्स गिव लोन बेस्ड ऑन द फेक गारंटी। समझ में आया ना, जो आपका ओवरसीज बैंक का उसने क्या किया, लोन दिया बेस्ड ऑन द फेक गारंटी, जो आपका फेक एलओयू बनाया गया था, एंड पीएनबी बिकम लायबल फॉर द ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है ना, जिसकी वजह से लायबल कौन हुआ सर, पीएनबी बैंक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो फ्रॉड डिस्कवर किया गया था 2018 के अंदर, और कौन सी ब्रांच आपकी बेसिकली यहाँ पे शामिल थी, तो मुंबई की ब्रांच थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और करीब करीब 13,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला था, एंड द फ्रॉड कंटिन्यूड फॉर द सर्वल ईयर विदाउट द डिडक्शन। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि काफी लंबे समय तक ये फ्रॉड चला था, काफी सालों तक ये फ्रॉड चला था, फिर भी विदाउट डिडक्शन, इसको डिडक्ट नहीं किया गया था।
था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एलओयू की बात करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बैंक गारंटी होती है जो प्रोवाइड की जाती है टू द अनदर बैंक, दूसरे बैंक को, फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू ए कस्टमर इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना। अगर आप लोग पीएनबी फ्रॉड की बात करते हैं तो फेक एंड अनऑथोराइज्ड एलओयू वर इशू टू ऑब्टेन ए ओवरसीज क्रेडिट फ्रॉडलेंटली। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ कोजेज है। कोजेज क्या है सर, ये आपका फ्रॉड क्यों हुआ, तो सबसे पहले वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था। अच्छा, ये उस टाइम पे स्विफ्ट कोड का यूज करते थे तो उसका मिसयूज किया गया था, और यहाँ पे एम्प्लॉयज का कोल्यूजन था, यानी कि इंटरनल लोग यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा देयर इज ए फेलियर ऑफ द ऑडिटिंग सिस्टम, देयर इज ए लैक ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एंड देयर इज ए पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट। देखेंगे तो करीब करीब हर एक पॉइंट के अंदर आपको ये सारे पॉइंट सिमिलर दिखेंगे, हर एक फ्रॉड के अंदर, क्योंकि होता ही यही है। ठीक है, बेसिकली वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही वजह से मोटा मोटा सारा का सारा मामला सामने आता है। ठीक है, जिसका इंपैक्ट क्या रहा, फाइनेंशियल लॉस हो गया किसको, पीएनबी बैंक को। ठीक है ना। देयर इज ए डिक्लाइन इन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर। और ध्यान दीजिएगा, रेपुटेशन पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या हुआ, रेगुलेटरी कंसर्न भी। कुछ बेसिक पॉइंट है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं ये वो आपके इंपैक्ट थे जो किसके बाद आए सर, आप लोग कह सकते हैं बेसिकली आपके पीएनबी फ्रॉड के बाद आए। और यहाँ पे छोटा सा एक इंटरनल जो टीम था ना आपके बैंक का, वही शामिल था इसके पीछे। ठीक है, और ये दो नाम याद आपको रखने हैं सर, आपका नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इनको आपको एग्जामिनेशन के अंदर जरूर लिख के आना। ठीक है, अब इसके बाद लीगल एक्शन क्या लिया गया, वही केस सीबीआई और ईडी को सौंप दिया गया। और एक्शन क्या क्या लिए गए सर, आपका अरेस्ट हुआ, ठीक है ना, एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चला, उसके बाद अटैचमेंट ऑफ द एसेट किया गया, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई, उसके बाद इंटरनेशनल लीगल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन लिए गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ रिफॉर्म्स भी आए थे, अगर आप लोग कहेंगे पीएनबी फ्रॉड के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए थे, जैसे स्ट्रेंथन ऑफ द बैंकिंग कंट्रोल, बैंकिंग कंट्रोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ द स्विफ्ट कोड टू द सीबीएस। सीबीएस का मतलब मैंने बताया था ना, जो आपका कोर बैंकिंग सिस्टम है उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया सर, स्विफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगाया गया आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के ऊपर। इसके अलावा ऑडिट एंड कंप्लायंसेस को काफी हद तक इंप्रूव किया गया। तो दीज आर द बेसिक रिफॉर्म्स आफ्टर द पीएनबी फ्रॉड जो आपको लिख के आने। देखिए कुछ कुछ मेन पॉइंट भी मैंने लिखे हुए हैं, ये भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट एंड फाइनल आई थिंक हमारा टॉपिक रहेगा ये नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, दैट इज द, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, ये है आपका आईएल एंड एफएस ग्रुप क्राइसिस। ध्यान रखिएगा, आईएल एंड एफएस का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। क्राइसिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस इन इंडिया। ये क्राइसिस है पब्लिक अटेंशन में कब आया था, 2018 के अंदर। देखिए मैंने बताया था 2018 के अंदर ही सारा का सारा मामला देखने को मिलेगा, व्हेन द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड डेब्ट ऑब्लिगेशन। ध्यान रखिएगा, सारा मामला कब सामने आया, 2018 के अंदर, जब कंपनी डिफॉल्ट हो गई किसके अंदर, रीपेमेंट ऑफ द लोन के अंदर एंड डेब्ट ऑब्लिगेशन के अंदर। ठीक है, इस कोलैप्स ने एक्सपोज किया सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर को। यहाँ पे एक्सेसिव बोरोविंग था, इसके बाद वीक रिस्क मैनेजमेंट था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था, और आप लोग कह सकते हैं फेलियर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन था। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आईएल एंड एफएस क्राइसिस की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ये फाइनेंशियल कोलैप्स ही था। ठीक है ना, एंड डेब्ट डिफॉल्ट ऑफ द आईएलएफएस ग्रुप ड्यू टू द, जैसा कि हमने बताया, ह्यूज एक्युमुलेटेड डेब्ट था। इसके बाद आप लोग कह सकते हैं पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिला। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर देखने को मिला, एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और कुल मिलाकर के ये जो आपका मामला था ना, 90,000 करोड़ का था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कर्ज कितने का था सर, 90,000 करोड़ का था, अगर आप लोग आईएल एंड एफएस ग्रुप की बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे
देखिएगा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सर, जो आपका ये ग्रुप है फाउंड किया गया था 1987 के अंदर। इसका जो बेसिकली ताल्लुकात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी से था, और ये अपने आप में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कैटेगरी के अंदर आता था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था सर, ये प्रोजेक्ट लेते थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और आप लोग कह सकते हैं जितनी भी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनसे रिलेटेड। द ग्रुप हैड ए लार्ज नेटवर्क ऑफ द सब्सिडरीज एंड द एसोसिएटेड कंपनीज, माने इस ग्रुप के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क था सब्सिडरीज का एंड एसोसिएटेड कंपनीज का। तो ये कुछ बेसिक बात है जिनको आपको लिख के आना है। अगेन कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दैट इज एक्सेसिव बोरोविंग था, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, वीक रिस्क मैनेजमेंट था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेलियर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही सारे कुल मिलाकर के पॉइंट है, बस उनकी शक्ल बदल दी गई है। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी थी लिक्विडिटी क्राइसिस में चली गई, कैश की प्रॉब्लम आ गई, डिक्लाइन इन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये भी सेम ही पॉइंट है, इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, और लॉसेस टू द बैंक्स एंड द इन्वेस्टर। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग इंपैक्ट वगैरह भी देखते हैं ना, तो किसी भी क्राइसिस का, किसी भी फ्रॉड का आपको माय डियर फ्रेंड्स सेम ही इंपैक्ट देखने को मिलता है, सेम ही प्रभाव देखने को मिलता है। और करीब करीब जो कॉजेज की बात करते हैं वो भी ले दे करके कुल मिलाकर के देयर आर द एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स, या मैं कहूंगा लेस देन 10 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका बेसिकली कोई भी फ्रॉड होता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और आप लोग वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर सकते हैं। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट जो आप सभी ने इन तमाम जो कॉर्पोरेट फेलियर्स हैं उनके दरमियान भी पढ़ा होगा। अच्छा, जब हमने काफी डिटेल में जो लेक्चर किए थे ना, जहां पर हम लोगों ने एक एक जो स्कैंडल है, एक एक जो कॉर्पोरेट फेलियर है उसको 40-40 45-45 मिनट के अंदर अंडरस्टैंड किया था, वहां पर हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों पर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली थी। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो अगेन गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, उसके बाद न्यू बोर्ड अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चला, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, कुछ रिफॉर्म्स भी आए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और आपका छोटा सा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज द आईसीआईसीआई बैंक इशू। देखिए, ये आपका छोटा सा बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, छोटा नहीं है, काफी बड़ा बैंक है। यहाँ पर भी आपका एक काफी बड़ा स्कैम सामने आया, जिसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 3-4 पॉइंट है, आई थिंक यहाँ पर भी सेम ही चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल कंडक्ट, बोर्ड इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों का क्या था, इश्यूज था, इन पे इन प्रिंसिपल पे वर्क नहीं किया गया था, जिनकी वजह से पूरा का पूरा मामला सामने आया था। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट एंड पे हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका वन शॉट था। मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर मोर देन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लास्ट एंड पे है तो हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए तो सोल दी बात, स्टिल लकी प्लानिंग।